अब हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि 73 साल पहले आजादी हासिल करने के बाद आखिर हम लोग कहां भटक गए। क्योंकि आज जश्न मनाने का तो दिन है ही, लेकिन आज कुछ सोचने का भी दिन है। आज यह सोचने का दिन है कि अपने आसपास अब जब चारों तरफ आप देखते हैं तो क्या आप अपने देश की स्थिति से खुश हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने आजादी के लिए अपनी जान की बाजी लगाई, उन लोगों ने यह सोचा था कि भारत ऐसा देश बनेगा? आजादी के बाद हम अनुशासन में नहीं रह पाए, जिसकी वजह से लंबे संघर्ष के बाद मिली आजादी एक तरह से अराजकता में बदल गई। आज हम अपने चारों तरफ जो अराजकता और समस्याएं देखते हैं वो इसी अनुशासनहीनता का नतीजा है। लेकिन आप में से ज्यादातर लोगों को शायद इस बात का एहसास नहीं होगा कि अंग्रेजों से हमें जो आजादी मिली थी उसमें सबसे बड़ी भूमिका अनुशासन की थी। इस संदर्भ में हम आपको आज एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहते हैं। सितंबर 1920 में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। आपने इतिहास की किताबों में पढ़ा होगा। और अंग्रेजों से पहली बार उन्होंने पूर्ण स्वराज मांगा था। इस शांतिपूर्ण आंदोलन ने अंग्रेजी हुकूमत को परेशान कर दिया था। लेकिन 2 वर्ष बाद गोरखपुर के चौरी चौरा में भीड़ ने एक पुलिस चौकी को आग लगा दी और इसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। लोगों ने अनुशासन तोड़ दिया, क्रांतिकारियों ने अनुशासन तोड़ दिया और गांधी जी ने इससे आहत होकर यह आंदोलन वापस ले लिया। अगर लोगों के अनुशासन तोड़ने पर इस आंदोलन को अचानक इस तरह वापस नहीं लिया जाता तो हो सकता है कि भारत को जो आजादी 1947 में मिली वो 2 दशक पहले ही मिल जाती। ऐसा हो सकता है, बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं। यानी भारत को अराजकता की एक घटना, अनुशासनहीनता की एक घटना की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन ऐसा लगता है कि भारत के लोग आजादी के बाद भी अनुशासन को अपने जीवन का हिस्सा कभी बना नहीं पाए। हम आपको आज इसके कुछ उदाहरण देना चाहते हैं, फिर आप खुद सोचिएगा। आज भी हमारे देश में लाइन में लगना एक अपमान माना जाता है। आज भी हमारे देश में लाइन तोड़ना एक फैशन है। हर व्यक्ति यह सोचता है कि वो लाइन तोड़कर आगे कैसे निकल जाए। और हमारे देश में किसी वीआईपी से तो आप ये उम्मीद बिल्कुल नहीं कर सकते कि वो लाइन में लगने को तैयार हो जाएगा। अगर कोई अनुशासित व्यक्ति लाइन तोड़ने वाले को उसकी गलती का एहसास करा भी दे तो नियम तोड़ने वाला व्यक्ति या तो लड़ने लगता है या फिर अपनी हैसियत की धौंस जमाता है। ये कहता है कि तुम जानते नहीं मैं कौन हूं। यानी हमारे देश में जो लोग अपने आप को वीआईपी समझते हैं, उन्हें अगर आप लाइन में खड़े होने के लिए कह दें तो उन्हें लगता है कि आपने उनका अपमान कर दिया। और ये बात आपने अपने जीवन में हर बार हमेशा महसूस की होगी। अनुशासन तोड़ने की इसी आदत की वजह से भारत सड़क दुर्घटनाओं के मामले में भी दुनिया में पहले नंबर पर है, क्योंकि हमें सबसे पहले पहुंचना होता है। हम दूसरों की सहूलियत पर ध्यान नहीं देते, हम खुलेआम नियम तोड़ते हैं। 2018 में 1,51,000 लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में हुई थी और इसके लिए अनुशासनहीनता सबसे ज्यादा जिम्मेदार थी। हम ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं करते, हम हेलमेट नहीं पहनना चाहते, हम रॉन्ग साइड चलते हैं और हम दूसरों की तरफ देखते भी नहीं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि पहले पहुंचने का अधिकार हमारा है। इसी तरह भारत के लोग मिलावट को भी अब अनैतिक नहीं मानते। मिलावट भी हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है और हमने इसे स्वीकार कर लिया है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वर्ष 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बिकने वाले 68.7% दूध की गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरती। यह हाल तब है जब विश्व स्वास्थ्य संगठन यह चेतावनी दे चुका है कि अगर भारत में दूध की क्वालिटी को सुधारा नहीं गया तो वर्ष 2025 तक, यानी अब से 5 साल बाद तक, भारत की 85% आबादी को कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां हो सकती हैं। तो आपने देख लिया, मिलावट से भी अब हमें कोई परहेज नहीं है और मिलावट को हमने अपने जीवन में स्वीकार कर लिया है। इसी तरह जो लोग दफ्तरों में काम करते हैं उनमें से ज्यादातर स्वैच्छिक तौर पर अनुशासन में रहना नहीं चाहते। सरकारी अफसर तो छोड़िए, प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले कई कर्मचारी भी समय पर ऑफिस ना पहुंचने और नियमों के उल्लंघन के लिए बदनाम है और यह सब कुछ अनुशासनहीनता की वजह से होता है। और इन स्थितियों को देखकर साफ है कि भारत को आजादी तो मिल गई, लेकिन जिस अनुशासन के दम पर हमें यह आजादी मिली उसे हमने आजाद होते ही भुला दिया। समस्या सिर्फ अनुशासनहीनता की नहीं है, भ्रष्टाचार ने भी भारत के लोकतंत्र को हमेशा कमजोर किया है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण भारत के चुनाव ही हैं। चुनाव क्यों होते हैं? चुनाव इसलिए होते हैं क्योंकि हम एक लोकतंत्र हैं और लोकतंत्र ये कहता है कि एक लोकतांत्रिक देश में देश की जनता ये तय करेगी कि सरकार कौन बनाएगा।
शासन कौन करेगा और कानून कौन बनाएगा, यह देश की जनता तय करेगी। और इसके लिए चुनाव करवाए जाते हैं। लेकिन क्या वाकई चुनाव ऐसा कर पाते हैं? भारत में चुनावों के दौरान कुछ राजनीतिक पार्टियां वोटर्स को ऐसे स्मार्टफोन्स बांटती हैं जिनमें उस पार्टी से जुड़े वीडियोस पहले से अपलोडेड होते हैं। लोगों को लुभाने के लिए कंबल बांटे जाते हैं, कैश बांटा जाता है, शराब बांटी जाती है, यहां तक कि अलग अलग राज्यों में मुफ्त जानवर तक बांटे जाते हैं। इसके अलावा आरक्षण, जाति, धर्म और तुष्टीकरण के जरिए भी चुनाव जीते जाते हैं। ये चुनाव जीतने के कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सारे फॉर्मूले अपनाने के बाद अगर कोई पार्टी चुनाव जीतती भी है तो क्या उसे सही मायनों में लोकतांत्रिक माना जा सकता है? चुनावों के नाम पर भ्रष्टाचार की कहानी नई नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत आजादी के साथ ही हो गई थी। वर्ष 1952 में पहली बार देश में लोकसभा चुनाव हुआ था और 1952 के पहले लोकसभा चुनाव में नियमों के उल्लंघन और बूथ कैप्चरिंग के 1250 मामले दर्ज किए गए थे। वर्ष 1954 में जब धांधली वाले 42 पोलिंग स्टेशंस पर फिर से वोट डाले गए तो बूथ कैप्चरिंग और नियमों के उल्लंघन के मामले बढ़कर 6358 हो गए। यानी शुरू से ही यह सब चल रहा है। जब भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोटिंग नहीं होती थी तब बैलेट यानी मतपत्र के जरिए वोट डाले जाते थे। क्योंकि ये मतपत्र कागज के बने होते थे और इन्हें बैलेट बॉक्सेस में रखा जाता था, तो कई बार स्थानीय नेता चुनाव जीतने के लिए बूथ कैप्चरिंग करा लेते थे, यानी इन बूथ्स को लूट लेते थे और फिर असली मतदाताओं की जगह नकली मतदाता वोट डालते थे, यानी उन पर ठप्पा लगा देते थे और स्थानीय नेता इन्हीं के दम पर चुनाव जीतते चले जाते थे। वर्षों तक, दशकों तक ऐसा हुआ है। भारत में आधिकारिक तौर पर बूथ कैप्चरिंग की पहली घटना वर्ष 1957 में बिहार के बेगूसराय में हुई थी। लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि इसकी शुरुआत पहले लोकसभा चुनाव से ही हो गई थी। हालांकि यह सिलसिला अब भी रुका नहीं है। वर्ष 2018 में जब पश्चिम बंगाल में पंचायती चुनाव हुए तो पूरे राज्य में बूथ कैप्चरिंग की बहुत सारी घटनाएं हुई। कहीं बैलेट बॉक्सेस को जला दिया गया तो कहीं जनता के वोटों को पानी में फेंक दिया गया। ये पुरानी तस्वीरें नहीं हैं, ये अब से सिर्फ 2 साल पुरानी तस्वीर है। जी न्यूज देश का सबसे पुराना न्यूज चैनल है और इस दौरान हम आपको कई बार बिहार समेत कई राज्यों में बूथ कैप्चरिंग की तस्वीरें दिखा चुके हैं। इस तरह की धांधली और भ्रष्टाचार का नतीजा यह होता है कि बहुत सारे बाहुबली और अपराधी भी चुनाव जीत जाते हैं। और अब हम आपको कुछ तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए, पुरानी तस्वीर है। ये 1998 की तस्वीर है जब बिहार में बूथ कैप्चरिंग होती थी। कैसे होती थी वो तस्वीर आप खुद देख लीजिए। हमको ही मारा है। आपका क्या नाम हुआ? अनिल कुमार चौधरी। काय नहीं आ रहा है चौकीदार। चौकीदार सब कहाँ आ रहा है? एकदम रोशनी छोड़ देगा भाई, रोशनी छोड़ना। ये तस्वीर हमने आपको दिखाई है, ये बिहार की राजधानी पटना की तस्वीर है 1998 में जब यहां बूथ कैप्चरिंग हुई थी और ऐसे ही चुनाव जीते जाते थे। लेकिन जब देश में पहले लोकसभा चुनाव हुए थे तो देश की जनता ने कई बड़े नेताओं को भी हरा दिया था जिनका उस समय राजनीतिक कद बहुत बड़ा था। और इनमें हमारे देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आचार्य कृपलानी और मनमोहिनी सहगल जैसे नेता भी शामिल थे। मनमोहिनी सहगल देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की रिश्तेदार थी। अब ये नेता क्यों हारे ये हम नहीं कह सकते। या तो ये नेता हमारे देश में चुनावी गणित को समझ नहीं पाए, ये नेता ये समझ नहीं पाए कि चुनाव जीतना भी एक कला होता है और उस कला को ये सीख नहीं पाए, या फिर देश की जनता इनसे इतनी नाराज थी कि उन्होंने इन्हें चुनाव हरवा दिए। यानी ये एक विषय विवाद का हो सकता है कि ये नेता इनको चुनाव जनता ने हरवाया था या किसी और ने जानबूझकर इन्हें जीतने नहीं दिया। यानी ये चुनाव खुद हारे थे या इन्हें हरवाया गया था। भारत ने न सिर्फ आजादी के बाद अनुशासन को भुला दिया बल्कि धीरे धीरे अपनी असली पहचान को भी तिरस्कार कर दिया। हम आजादी की बात तो करते हैं लेकिन हम बहुत सारी ऐसी बेड़ियां हैं जिनसे आज भी हम आजाद हैं ही नहीं। वो पहचान जिसे हासिल करने के लिए भारत ने 200 वर्षों तक संघर्ष किया। इसी पहचान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है भाषा।
भारत में 22 आधिकारिक भाषाएं हैं, जबकि बोलियों और क्षेत्रीय भाषाओं की संख्या हमारे देश में 19,500 है। लेकिन फिर भी जिस अकेली भाषा के पीछे पूरा भारत इस समय दौड़ रहा है, उस भाषा का नाम है अंग्रेजी। अंग्रेजों के जाने के बाद भारत के लोग अंग्रेजी के प्रभाव से आज तक आजाद नहीं हो पाए, और शायद यही वजह थी कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जब भारत के आजाद होते ही संसद के सेंट्रल हॉल में अपना पहला ऐतिहासिक भाषण दिया, तो यह भाषण भी उन्होंने अंग्रेजी में ही दिया, हिंदी में नहीं दिया। जब भारत आजाद हुआ था तब भारत की जनसंख्या उस समय 33 करोड़ थी, और इन 33 करोड़ लोगों में से सिर्फ 18% लोग ही साक्षर थे, यानी पढ़े लिखे थे। यानी भारत की 82% जनता उस समय अनपढ़ थी, और इन पढ़े लिखे लोगों में से भी सिर्फ कुछ मुट्ठी भर लोग ही अंग्रेजी जानने वाले थे। यानी अंग्रेजी जानने वाले लोगों की संख्या तो बहुत ही कम थी। लेकिन फिर भी देश के पहले प्रधानमंत्री ने अपना पहला भाषण अंग्रेजी में ही दिया, और इसका परिणाम यह है कि आज भी भारत के करोड़ों लोग अंग्रेजी को ही सफलता की गारंटी मानते हैं। आज हम आपको जवाहरलाल नेहरू का वो भाषण सुनाना चाहते हैं जो उन्होंने आजाद होते ही दिया था। We made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. लेकिन यह सच नहीं है। भारत इन 73 वर्षों में अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या के मामले में दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर तो आ गया, लेकिन भारत के ज्यादातर लोगों ने अपनी भाषाओं और जड़ों को भुला दिया, जबकि इसी दौरान चीन, जर्मनी और जापान जैसे देशों ने कभी अपनी मातृभाषा का साथ छोड़ा नहीं। इसलिए जब हम आज़ादी की बात कर रहे हैं तो हमें यह भी देखना होगा कि आज भी हम किन चीज़ों के गुलाम बने हुए हैं। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन वहां सिर्फ 1% लोग अंग्रेजी बोलना जानते हैं। इसी तरह जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, वहां भी सिर्फ 2% लोग ही धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने में सक्षम है, जबकि जर्मनी में सिर्फ 0.34% लोग ही ऐसे हैं जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी है। यानी जर्मनी की 99.66% जनसंख्या अपनी मातृभाषा में ही बात करती है, और इसके बावजूद अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया में चौथे नंबर पर जर्मनी है। यानी अंग्रेजी को सफलता की कुंजी बताने वाला विचार न सिर्फ एक झूठ है, बल्कि इस झूठ के दम पर भारत की अपने भाषाओं के साथ भारत ने सौतेला व्यवहार किया जाता है। भारत की भाषाओं की दुर्गति इसलिए भी हुई क्योंकि अंग्रेजों के जाने के बाद जिन लोगों के कंधों पर भारत का सिस्टम चलाने की और भारत को उसकी असली पहचान वापस दिलाने की जिम्मेदारी आई, वो अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। अंग्रेज भारत के इन अधिकारियों को, सरकारी अधिकारियों को बाबू कहकर बुलाते थे, और ये बाबू इस उपाधि को किसी मेडल जैसा समझते रहे और बाबूगिरी में व्यस्त रहे। अंग्रेजी में इसके लिए शब्द है बाबूडम। लेकिन सरकारी अधिकारियों को बाबू कहने की शुरुआत कैसे हुई, इसे लेकर काफी विवाद है। जो सबसे पहले प्रचलित मान्यता है वो ये है कि अंग्रेज भारतीयों के भूरे रंग की वजह से भारतीय की तुलना बंदरों की एक प्रजाति से करते थे, जिसे बबून कहते हैं। इस प्रजाति के बंदर भी भूरे रंग के होते हैं, यानी ब्राउन होते हैं। लेकिन धीरे धीरे बबून शब्द बाबू में बदल गया और भारत के सरकारी अफसरों ने इसे किसी सम्मान की तरह स्वीकार कर लिया, इसे किसी पदवी की तरह स्वीकार कर लिया। आपको यह भी याद होगा, एक जमाने में बाबू शब्द किसी उपाधि की तरह इस्तेमाल होता था, और समाज में जिस व्यक्ति का पद और रसूख बड़ा अच्छा माना जाता था, लोग अक्सर उस व्यक्ति के नाम के साथ बाबू लगाकर बुलाते थे। यानी अंग्रेजों ने जिस शब्द के जरिए भारतीयों के रंग और पहचान का मजाक उड़ाया, उस शब्द से हमें गर्व की अनुभूति होने लगी। अंग्रेजों की गुलामी का असर सिर्फ हमारी भाषा पर ही नहीं पड़ा, बल्कि हमारी संस्कृति का भी धीरे धीरे अंग्रेजीकरण होता चला गया। और यही वजह है कि भारत में आज भी बहुत सारे लोग अंग्रेजों को ही अपना वैचारिक पूर्वज मानते हैं। हमारा पहनावा बदल गया है, हमारी सोच बदल गई, हमारे तौर तरीके अंग्रेजों जैसे हो गए, और हमने धीरे धीरे अपनी असली पहचान को खो दिया। उदाहरण के लिए आज भारत के लोग जो कपड़े पहनते हैं उसमें से 25% कपड़े पश्चिमी होते हैं। भारत में अब बहुत सारे लोग होली और दिवाली जैसे कार्यक्रमों की जगह क्रिसमस और वैलेंटाइंस डे जैसे त्यौहार भी मनाने लगे हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, आपको सब त्यौहार मनाने चाहिए, आपको हर तरह के विचार अपनाने भी चाहिए, लेकिन
हमारा यह मानना है अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। भारत के लोगों का खान पान भी बदल गया। भारत के गोलगप्पे और करी की रेसिपी जानने के लिए अंग्रेज बेकरार हैं, लेकिन भारत के लोगों का झुकाव पिज्जा, बर्गर और दूसरे पश्चिमी भोजन की तरफ हो रहा है। इस बदलती पसंद का नतीजा यह हुआ कि भारत में मोटापा धीरे धीरे महामारी की तरह फैलने लगा, जबकि ब्रिटेन जैसे देश के प्रधानमंत्री मेड इन इंडिया साइकिल चलाकर अपने देश के लोगों को भारत की ही तरह स्वस्थ रहने का संदेश दे रहे हैं। यहां हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि आपको ये सब नहीं खाना चाहिए। हम सिर्फ ये कह रहे हैं ये बदलाव इस बात का संकेत है कि हम कैसे धीरे धीरे अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। अंग्रेज चले गए हैं, हम अपने आप को ये मानते हैं कि हम 1947 में आजाद हो गए हैं, लेकिन हम मानसिक तौर पर आज भी आजाद नहीं हुए हैं। संस्कृति के पश्चिमीकरण ने भारत की संस्कृति को इस हद तक बदल दिया है कि अब भारतीय संस्कृति जैसी चीजें सिर्फ पुस्तकों का हिस्सा बनकर रह गई हैं। इसके लिए हमें फेस्टिवल्स कराने पड़ते हैं, इसके लिए हमें अलग अलग दिन मुकर्रर करने पड़ते हैं, इसके लिए हमें कमेटियां बनानी पड़ती हैं। बड़े बुजुर्गों का सम्मान और आदर देने जैसी बातों को अब पिछड़ेपन की निशानी माना जाने लगा है। बांसुरी, तबला, हारमोनियम, वीणा और सितार जैसे भारतीय जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स की जगह अब गिटार, ड्रम्स और पियानो ने ले ली है। इस अंग्रेजीकरण का नुकसान देश की युवा पीढ़ी को भी हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 27 करोड़ युवा ऐसे हैं जो नियमित तौर पर ड्रग्स और दूसरे नशीली पदार्थों का सेवन करते हैं और अब इसके आदी हो चुके हैं। विदेशी गानों और संगीत में ड्रग्स शान की बात के तौर पर दिखाया जाता है, यानी ग्लैमराइज करके दिखाया जाता है, और भारत के संगीत में भी शराब, ड्रग्स और सिगरेट जैसी चीजों की एंट्री इसीलिए हो चुकी है। हम फिर से ये कहना चाहते हैं, आपको जीवन में क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या देखना है, क्या सुनना है, इसका फैसला तो आप ही कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान तो रखा ही जा सकता है कि कहीं आधुनिकता के नाम पर हम सिर्फ दूसरों का अनुसरण करके उनकी सस्ती कॉपी तो नहीं बन रहे। संस्कृति के अलावा भारत की शिक्षा व्यवस्था भी आज तक अंग्रेजों की गुलाम रही है। नई शिक्षा नीति के जरिए इससे बदलने की कोशिश तो की गई, लेकिन 73 वर्षों में इसकी वजह से जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा। आज भी हमारे देश में एक वर्ग ऐसा है जो अंग्रेजी के भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करके ब्रिटेन और अंग्रेजों की वंदना करता है। दरबारी इतिहासकार भी इसी वर्ग का हिस्सा रहे हैं और इन लोगों ने तथ्यों और इतिहास को इस तरह से बदल दिया जिससे ब्रिटेन पर लगे दाग मिटाए जा सके। यानी इतिहास हमें ब्रिटेन के लेंस से पढ़ाया जाता है। इन लोगों ने ब्रिटेन द्वारा शुरू किए गए रेलवे को भारत के लोगों के लिए तोहफा बताना शुरू कर दिया, कहना शुरू कर दिया कि भारत में जो आज रेलवे है वो अंग्रेजों की देन है। अगर अंग्रेज नहीं आते तो भारत कई हिस्सों में बंट चुका होता, भारत में ये आधुनिकीकरण नहीं होता। सच यह है कि अंग्रेजों के भारत आने के बाद भारत 3 हिस्सों में बटा। एक आज का भारत है, जबकि बाकी 2 हिस्सों के नाम है पाकिस्तान और बांग्लादेश। दरबारी इतिहासकार और पत्रकार ये भी तर्क देते हैं कि अंग्रेजों ने भारत का परिचय लोकतंत्र से कराया, लेकिन सच ये है अंग्रेजों ने भारत की लोकतांत्रिक प्रथाओं को सिर्फ नष्ट करने का काम किया। भारत के जो लोग सदियों से एक साथ रहते आए हैं उनमें फूट डाली। अंग्रेज भारत के लोगों को अपने से कमतर मानते थे और वो चाहते थे कि इसी आधार पर भारत के लोग आपस में बंटें। लोकतंत्र के नाम पर ऐसे कानूनों का निर्माण किया जो आज भी भारत में भेदभाव का आधार बने हुए हैं। माना जाता है कि भारत में आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत लॉर्ड मैकॉले ने की थी और उन्होंने अंग्रेजी को भारत में कामकाज की भाषा बनाने पर जोर दिया था। ब्रिटिश राज की तारीफ करने वाले कहते हैं, अगर ब्रिटेन ने भारत को गुलाम ना बनाया होता तो भारत के लोग अशिक्षित रह जाते और अंग्रेजी बोलने में सक्षम नहीं होते। लेकिन सच यह है कि लॉर्ड मैकॉले ने शुरुआत एक खास मकसद से की थी। उन्होंने इस विषय पर एक बार कहा था कि हमें एक ऐसा वर्ग बनाना है जो हमारे और उन लोगों के बीच अनुवादक का काम करे जिन्हें हमने अपना गुलाम बनाया है। यानी वो भारत के लोगों को अंग्रेजी इसलिए नहीं सिखाना चाहते थे कि वो चाहते थे कि भारत के लोग शिक्षित हो जाएं, जबकि उन्हें अंग्रेजी जानने वाले क्लर्क्स की जरूरत थी। उन्हें ऐसे लोगों की जरूरत थी जो अंग्रेजी बोलने वाले भारतीयों का इस्तेमाल अंग्रेज सिर्फ एक अनुवादक यानी ट्रांसलेटर के तौर पर करना चाहते थे। बस उनका मकसद इतना था ताकि वो अपना शासन ठीक से चला सके। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो ये हुआ कि भारत के जो लोग हैं वो अंग्रेजी पढ़ पढ़ कर सिर्फ ट्रांसलेटर ही बनकर रह गए। हम इसीलिए आपने देखा होगा ट्रांसलेटर बनने के बाद हम सिर्फ कॉपी करने में विश्वास रखते हैं, हम अपना कुछ मौलिक रूप से नहीं सोचते। हमारे यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं हो रही है, हमारे यहाँ मौलिक विचारों की कमी हो रही है क्योंकि हम मौलिकता में विश्वास ही नहीं करते। अंग्रेज हमें यही सिखाकर गए हैं कि सब कुछ कॉपी कर लो और वही आज तक हो रहा है।
भारत में आजादी के सूत्रधारों में सबसे बड़ा नाम महात्मा गांधी का था, जिन्होंने इस आजादी के लिए कई दशकों तक संघर्ष किया। लेकिन जब आप 15 अगस्त 1947 और उसके बाद आयोजित कार्यक्रमों की तस्वीर देखेंगे तो आपको पता चलेगा इन कार्यक्रमों में भारत के उस समय के तमाम बड़े नेता तो आजादी का जश्न मना रहे थे, लेकिन इन तस्वीरों में आपको महात्मा गांधी कहीं दिखाई नहीं देंगे। सवाल यह है कि जब आजादी के जश्न मन रहे थे, जब देश आजाद हो रहा था, उस समय की तस्वीरों में आपको महात्मा गांधी क्यों नहीं दिखाई देते? महात्मा गांधी 15 अगस्त 1947 को कहां थे? क्या वो नाराज थे? क्या वो नहीं चाहते थे कि इस तरह आजादी मिले? महात्मा गांधी आजादी के दिन दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल के नोआखाली में थे, जहां वो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक हिंसा रोकने के लिए अनशन पर बैठे हुए थे, क्योंकि वहां दंगे चल रहे थे। नोआखाली में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सौहार्द कायम करने के लिए गांधी जी गांव-गांव उस समय घूम रहे थे। वो दिल्ली नहीं आए, वो आजादी के जश्न में शामिल नहीं हुए। इससे जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा आपको बताते हैं। यह आजादी से कुछ सप्ताह पहले की बात है, जब नोआखाली में बंटवारे की वजह से हिंदू मुस्लिम दंगे भड़के हुए थे। पंडित नेहरू और सरदार पटेल ने कोलकाता में गांधी जी के पास अपने एक दूत के जरिए पत्र भेजा। उस पत्र में लिखा था, 15 अगस्त हमारा पहला स्वाधीनता दिवस होगा, आप राष्ट्रपिता हैं, हम चाहते हैं कि आप दिल्ली आकर हमें अपना आशीर्वाद दें। पत्र पढ़ने के बाद महात्मा गांधी ने कहा, कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। जब बंगाल जल रहा है, हिंदू और मुसलमान एक दूसरे की हत्याएं कर रहे हैं और मैं कलकत्ता के अंधकार में उनकी चीखें सुन रहा हूं, तब मैं कैसे दिल में रोशनी लेकर दिल्ली जा सकता हूं? गांधी जी ने कहा कि बंगाल में शांति कायम करने के लिए मुझे यहीं रहना होगा और अगर जरूरत पड़ी तो सौहार्द और शांति स्थापित करने के लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा। इसलिए गांधी जी आपको आजादी के जश्न में कहीं भी दिखाई नहीं देते। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.